नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने अजमेर एवं ब्यावर जिले के रसद विभाग के अधिकारियों के साथ अजमेर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधायक अनिता बघेल, वीरेंद्र कानावत सहित अन्य भाजपा देहात शहर अध्यक्ष मौजूद रहे। राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने अजमेर एवं ब्यावर जिले के रसद विभाग के अधिकारियों के साथ अजमेर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनिता बघेल, वीरेंद्र कानावत सहित अन्य भाजपा देहात शहर अध्यक्ष व कलेक्टर समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री के आगमन पर विधायक ने बुके देकर उनका स्वागत किया। जहां मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है। साथ ही गिव अप कैंपेन को लेकर बैठक की गई, जिसमें विधायक अनिता बघेल, कलेक्टर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कहा कि गिव अप कैंपेन के माध्यम से सक्षम लोगों से अपील की गई है कि वे इस योजना का लाभ लेने से परहेज करें। बताया कि पूरे राज्य में 21 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वेच्छा से इस योजना का लाभ छोड़ा है, जिसमें अजमेर ब्यावर मिलाकर करीब 76,000 के आसपास की संख्या है। पूरे राज्य में नए लाभार्थी करीब 35 लाख है। वहीं अजमेर ब्यावर मिलाकर कुल 1,21,000 नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा में 26 जनवरी से जोड़ दिया गया है। कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा का प्रयास है कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को इस योजना से लाभ मिले। इसमें नवाचार करते हुए कलेक्टर को भी हक दिया गया है कि वह नए लाभार्थियों को जोड़ सके। इसमें प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, मुख्यमंत्री सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान व मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा योजना के तहत नए लाभार्थियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री गोदारा ने अपील करते हुए कहा कि जो भी सक्षम श्रेणी में आ चुके हैं वह अपनी स्वेच्छा से इस योजना के लाभ से परहेज करें और एक जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका निभाएं। सुरक्षा विभाग की बैठक ली, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार जो 26 जनवरी से पोर्टल चालू किया गया है उसमें नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जा रहा है। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर गिव अप कैंपेन जो शुरू किया गया, जिसको लेकर बैठक की गई, जिसमें सम्माननीय विधायकगण, अधिकारीगण सारे मौजूद रहे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, गिव अप कैंपेन जिसमें किया गया कि जो सक्षम लोग हैं वो खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़े। और 1 नवंबर से जब से ये कैंपेन शुरू किया गया, गिव अप कैंपेन, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि हम लगभग 21 लाख के आसपास संख्या को टच कर रहे हैं जिन्होंने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा। जिसमें अजमेर जिले में भी 76,000 के आसपास संख्या है, बुलाकर अजमेर ब्यावर मिलाकर, और लगभग 1,21,000 नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा में 26 जनवरी से अजमेर जिले में जोड़ दिया गया। 35 लाख के आसपास राजस्थान में जोड़े, जिसमें 1,21,000 नए लाभार्थी खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से हमारे अजमेर जिले में ब्यावर मिलाकर जोड़े गए हैं। ये नए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास कि अंतिम छोर तक बैठा व्यक्ति उसको लाभ मिले। और जो सबसे बड़ी समस्या हम जनप्रतिनिधि और आती थी सबको, अधिकारियों को जब क्षेत्र में जाते थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो पात्रता रखते थे पर खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित रहे थे। तो जब से पोर्टल चालू किया गया उसमें लगातार 2022 से जो वंचित सूची थे वो जुड़ रहे हैं, 2025 में जिन्होंने आवेदन किया वो जुड़ रहे हैं। और हमने एक इसमें संशोधन करते हुए जिला कलेक्टर्स को पावर दिए गए हैं कि वो कभी भी नए व्यक्तियों को जो पात्रता रखते हैं उनको जोड़ा जाए। ये नए लाभार्थियों को जोड़ रहे हैं, एक तरह से उन्हें 4-in-1 लाभ है। इसमें पहला 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के माध्यम से 5 किलो गेहूं प्रत्येक व्यक्ति को, और दूसरा कि आप उसमें जितने मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है उसमें व्यक्ति को, परिवार को 12 सिलेंडर साल में सब्सिडी में मिलते हैं 450 रुपए। तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उसे चिकित्सा सुविधा का लाभ, जो कि बहुत बड़ी समस्या हम देखते थे, वो बहुत ही वंचित लोग थे, गरीब लोग थे जिनको चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता था क्योंकि वो इसमें योजना में जुड़े हुए नहीं थे। उनको चिकित्सा का भी लाभ नहीं मिल रहा था। इस योजना के माध्यम से उनको सरकार की चिकित्सा सुविधा का मां योजना के तहत लाभ मिल पाएगा। और चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख तक का उसको व्यक्तिगत उसमें बीमा राशि के रूप में लाभ मिलेगा। तो ये 4-in-1 स्कीम के तहत उसमें व्यक्ति को, नए लाभार्थियों को हम जोड़ रहे हैं। और हमें इस महीने के अंत तक उम्मीद है कि राजस्थान में 50 लाख नए लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश के अनुसार, जो उनकी भावना रही कि वंचित लोगों को जोड़ा जाए, उस पर चलते 50 लाख नए लाभार्थी जुड़ेंगे, जिसमें अजमेर जिले से भी
जो अभी तक 1,21,000 है, वो भी संख्या अजमेर जिले से भी बढ़ेगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति विकसित भारत विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो भी लोग पात्रता नहीं रखते, सक्षम से श्रेणी में आ गए हैं, वो इस खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़े, ताकि बहुत से लोग हैं जो वंचित है, उनको हम ये लाभ दे पाए। जब हम ये कह रहे हैं कि इतने लोगों को हम जोड़ रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहा है कि बहुत लोगों ने जो गिव अप कैंपेन के माध्यम से 21 लाख लाभार्थियों ने छोड़ा, तभी नए लोगों को हम जोड़ पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करते हुए कि सक्षम व्यक्ति खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़े और ताकि नए व्यक्ति। अजमेर के नसीराबाद रोड स्थित अनुसूचित जाति क्षेत्र में स्पा खोलने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अजमेर शहर महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पार्षद लक्ष्मी बुंदेल के नेतृत्व में क्षेत्र की महिलाओं ने अलवर गेट के थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा व उचित कार्यवाही की मांग की। अजमेर के नसीराबाद रोड स्थित अनुसूचित जाति क्षेत्र में स्पा खोलने वाले के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अजमेर शहर महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पार्षद लक्ष्मी बुंदेल के नेतृत्व में क्षेत्र की महिलाओं ने अलवर गेट के थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पार्षद ने बताया कि नसीराबाद रोड नगरा पर 5 मंजिला भवन का निगम द्वारा पारित किए गए नक्शे के नियम विरुद्ध निर्माण कार्य किया गया है, जिसमें निगम द्वारा 10 आई का नोटिस भी जारी किया गया था, किंतु इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। वर्तमान में यहाँ पर स्पा चल रहा है। स्पा में अनैतिक लोगों का आना जाना लगा रहता है, साथ ही मादक पदार्थों का वितरण भी किया जाता है, जिससे महिलाओं एवं क्षेत्रवासियों को कई तरह की असुविधा का सामना करना पड़ता है। पार्षद के नेतृत्व में क्षेत्र की महिलाओं ने अलवर गेट के थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की है। के पास आए हैं नसीराबाद रोड पर जो दुआ टेंट है, वहाँ पर 5 मंजिल इमारत बनी हुई है। उसमें निगम द्वारा उसका नक्शा 3 मंजिल का पास हुआ है। नक्शे के विरुद्ध उसने इमारत को खड़ी की है। मैंने बहुत दिनों से शिकायत दे रखी है, निगम में भी शिकायत दे रखी है। 10 आई का उस पर नोटिस भी 2-3 बार नोटिस भी जारी हुआ है, लेकिन निगम उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रखी है। उसने रोड पे बोरिंग भी कर ली है, लेकिन उसकी भी शिकायत दी है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज मैं CI सर के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरे क्षेत्रवासियों ने मुझे ये शिकायत दी थी कि यहाँ पर मैडम है ना कुछ अनैतिक गतिविधियाँ हो रही है। पूरी रात महिलाओं को परेशान किया जाता है, आने जाने में आपत्ति होती है, और दिन में भी वहाँ पे स्पा खुला हुआ है, जहाँ पर शराब का और रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है, जहाँ पे शराब का सेवन किया जाता है। अनैतिक गतिविधियाँ हो रही है, लोग बाग आते हैं, अनशन बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये वहीं की महिला हैं। आज हम CI सर के पास आए हैं। यदि यहाँ कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ पर हम शिकायत दे रहे हैं, यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती तो हम आगे SP मैडम को भी शिकायत। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने विजयनगर में हुए बहुचर्चित धर्मांतरण रेप ब्लैकमेल कांड में पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि नाबालिग पीड़िता पर रोजा रखने, कलमा पढ़ने और आरोपियों के साथ जाने का दबाव गंभीर प्रकृति का अपराध है। कोर्ट ने यह भी माना कि कुरैशी ने पीड़िता को डरा धमकाकर आरोपी सोहेल मंसूरी के साथ भेजने की साजिश रची थी। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने विजयनगर में हुए बहुचर्चित धर्मांतरण रेप ब्लैकमेल कांड में पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि नाबालिग पीड़िता पर रोजा रखने, कलमा पढ़ने और आरोपियों के साथ जाने का दबाव बनाना गंभीर प्रकृति का अपराध है। कोर्ट ने यह भी माना कि कुरैशी ने पीड़िता को डराकर आरोपी सोहेल मंसूरी के साथ भेजने की साजिश रची थी। आरोपों के अनुसार कुरैशी ने पीड़िता को कहा था कि 18 साल की होने पर सोहेल उसे भगा ले जाएगा और निकाह कर लेगा। सरकारी वकील प्रशांत यादव के अनुसार इस मामले में 5 अन्य आरोपियों ने भी जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं, जिनमें 3 नाबालिग 2 बालिग शामिल हैं। इन पर अलग अलग तारीखों में सुनवाई होगी। यह मामला 15 फरवरी को तब सामने आया जब एक नाबालिग ने विजयनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। बाद में 2 और लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि तीनों लड़कियों का यौन शोषण कर अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया, जबरन धर्मांतरण, रोजा रखने और कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी आशिक मंसूरी है, जो टेम्पो ड्राइवर है। उसने एक छात्रा को पहले दोस्ती और फिर मोबाइल देकर फंसाया। पुराने रिकॉर्डों के अनुसार हकीम कुरैशी पर पहले भी युवती को बेला फुसलाकर धर्मांतरण और फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए प्रेरित करने के आरोप लगे थे। वह अन्य आरोपियों को भी लड़कियां उपलब्ध कराने और खर्च उठाने में मदद करता था। पीड़ित परिवारों ने कोर्ट से सभी आरोपियों की जमानत का विरोध किया है और कहा कि लगातार धमकियां मिल रही हैं, इसलिए न्याय के हित में उन्हें रिहा न किया जाए। यह जो विजयनगर के अंदर 3 FIR दर्ज हुई थी, 61, 62 और 60/25, जिसके अंदर विजयनगर के अंदर नाबालिग पीड़िताओं को एक सुनियोजित ढंग से संगठित तरह का अपराध करते हुए टारगेट किया गया था। उसके अंदर उन बालिकाओं को मोबाइल देकर उनसे बात करी जाती थी, लगातार उन पर दबाव बनाया जाता था कि अपनी सहेलियों से दोस्ती कराओ, और साथ ही उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए, उनको बुर्का पहनने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए, रोज़ा रखने के लिए मजबूर किया जाता था। आज उन्हीं प्रकरणों के तहत एक प्रकरण 61/2025 में
पूर्व पार्षद अब्दुल हकीम कुरैशी, जो इस प्रकरण का मास्टरमाइंड था, उसकी न्यायालय ने उसकी आज जमानत की अर्जी खारिज की है तथा उन्होंने ये बताया कि जो अब्दुल हकीम कुरैशी था वह नाबालिग पीड़िता पर दबाव बनाता था कि 18 साल की होने के बाद उसका निकाह सुहेल हुसैन के साथ करा दिया जाएगा। वो साथ ही ये कहते थे कि सुहेल हुसैन जो कहे वो मान लिया करो। और साथ ही अब्दुल हकीम कुरैशी था, वह जो दूसरे अभियुक्त थे उनको एक तरह से इस षड्यंत्र में तथा इन कृत्यों के लिए उत्प्रेरित करता था और साथ ही सुहेल हुसैन को उसने ये कृत्य करने के लिए उत्प्रेरित किया, जिसको माननीय न्यायालय। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर में लव मैरिज के बाद पीहर पक्ष ने विवाहिता का अपहरण कर लिया, जिससे परेशान होकर पीड़ित पति एसपी ऑफिस पहुंचा और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। अजमेर में लव मैरिज के बाद परिजनों ने अपनी ही बेटी का अपहरण किया, जिससे परेशान होकर पीड़ित पति एसपी ऑफिस पहुंचा और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पति का कहना है कि वह और उनकी पत्नी आदर्श नगर थाना इलाके के रहने वाले हैं। दोनों की कुछ समय पहले मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच बातचीत के साथ ही मिलना जुलना शुरू हुआ। इसके बाद शादी करने का फैसला लिया। दोनों ने 1 अप्रैल 2025 में आर्य समाज में शादी की, जिसके बाद लगातार लड़की के घर वालों की ओर से धमकियां दी जा रही थी, जिसको लेकर 5 अप्रैल को एसपी से सुरक्षा की गुहार भी लगाई गई थी। पुलिस ने भी परिवार को पाबंद किया था। इन सब से परेशान होकर जोड़ा 10 दिन बाद इंदौर गया था। 1 जून को वापस अपने गाँव आए, जिसके दूसरे दिन ही विवाहिता के घर वाले आए और उसका अपहरण करके ले गए। 2 जून को इस पूरे प्रकरण का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विवाहिता के पीहर वाले उसे जबरन लेकर जाते नजर आ रहे हैं। लड़की के पति ने 3 जून को रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद मां, भाई और उसके दोस्तों के खिलाफ किडनैपिंग का नामजद मामला दर्ज किया गया। पीड़ित पति ने बताया कि पत्नी के परिवार वालों से जान को खतरा है, वे धमकी दे रहे हैं, जिसके चलते पीड़ित पति ने एसपी से पूरे मामले में संज्ञान लेने व न्याय की गुहार लगाई है। मैं गांव खाजपुरा का रहने वाला हूँ। रावत मेरा नाम है। और मैंने आर्य समाज से शादी करी थी आज के 2 महीने पहले। शादी के बाद मैं इंदौर चल गया, फिर वहाँ से सीधा यहाँ आ गया। यहाँ मैं आया 1 तारीख को, और 1 तारीख को आते ही उसके दूसरे दिन ही कृतिका मेरी वाइफ के घर वाला आए, उसको अपहरण करके ले गए। 4-5 लोग साथ में आए थे घर के अंदर और 10-15 लोग गेट के बाहर थे। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी वाइफ को घसीट के उसके बाल पकड़ के मेरे को 4-5 लोगों ने पकड़ लिया। मेरी दीदी के साथ उसकी मम्मी ने हाथापाई करी है। लड़की आपके ससुराल वालों ने? हाँ, उसकी मम्मी ने हाथापाई करी है। उसके बाद मेरी दीदी का फ़ोन फोड़ दिया उसके भाई ने, और धमकी और देके गए जाते जाते कि इसको जान से खत्म। शादी कैसे लव मैरिज हुई थी आपकी? आर्य समाज से मैंने शादी करी थी। कब की शादी आपने? 1 अप्रैल को करी थी। आज 2 महीने हो गए मेरी शादी को। 2 महीने से वो मेरे साथ थी।
क्या कह रहे थे आपके ससुराल वाले? क्या कह रहे थे ससुराल वाले? यही बोल के गए सर वो कि जान से मारेंगे इसको और तुम्हें भी मारेंगे। अच्छा। हम बहुत वो कुल मिला के वो अपनी पावर दिखाते सर कि मतलब कि हम कुछ भी कर सकते हैं, भले ही तुम्हें साथ नहीं रहने देंगे। आप कहाँ पे रहते हो? मैं गांव काचपुरा का रहने वाला हूँ। और आपके ससुराल कहाँ पे? मेरे ससुर वही है सर, मैं गांव काचपुरा का रहने वाला हूँ। मेरी आपकी मुलाकात कैसे हुई है? मुलाकात हम 5-6 साल से एक दूसरे को जानते हैं। 3 साल से हम साथ में रहे, उसके बाद 3 साल बाद में सोच समझ के कदम उठाया कि शादी करेंगे। एसपी साहब के पास मेरी पत्नी को वापस ले आया जाए। और हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल नए आयाम स्थापित कर रहा है। हॉस्पिटल में अत्याधुनिक मशीनों के साथ ही अनुभवी चिकित्सकों फैकल्टी उपलब्ध है। टेंशन, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस व अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खासकर आज के समय में कम उम्र के युवाओं में हृदय रोग का पैमाना बढ़ रहा है। इसको देखते हुए अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल नए आयाम स्थापित कर रहा है। हृदय रोग से निजात पाने के लिए क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं और साथ ही अनुभवी चिकित्सकों की फैकल्टी भी। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में हृदय रोग के निदान और उपचार में उपयोग किए जाने वाले अत्याधुनिक उपकरण जैसे ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस टेस्ट, कैथेटर और कुछ विशिष्ट उपकरण जैसे पेसमेकर और आईसीडी उपलब्ध हैं, जिससे रोग की जल्द ही पहचान कर उसका समय पर ही इलाज किया जा सकता है। वहीं साथ ही हॉस्पिटल में अनुभवी चिकित्सकों की फैकल्टी भी उपलब्ध है, जो रोग के निदान के लिए आमजन में विश्वास पैदा करती है। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज सिंह ने अपनी नियमित सेवाएं शुरू कर दी है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज सिंह हृदय रोग से संबंधित विभिन्न बीमारियों के बारे में गहनता से चर्चा करते हैं और उसके बचाव उपाय के बारे में भी आमजन को सलाह देते हैं। आइए जानते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज सिंह से हृदय रोग के लक्षण, बचाव, उपाय व सावधानियों के बारे में। जी, मेरा नाम पंकज सिंह है। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने शुरुआत मेडिकल की पढ़ाई अपनी MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से की है। उसके बाद MD मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से किया। उसके बाद 1 साल का प्रैक्टिस मैंने हार्ट हॉस्पिटल में किया था, स्पंदन हार्ट इंस्टीट्यूट नागपुर। उसके बाद मैंने DM की पढ़ाई अहमदाबाद UN मेहता कॉलेज से की है, जो कि 1200 बेड सबसे एशिया का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल है, 1200 बेडेड। वहाँ पे मैंने एक साल एज असिस्टेंट प्रोफेसर करके भी सेवाएं दी हैं और अभी फ़िलहाल मैं अजमेर में क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट। सर, आपकी विशेषताएं बता दीजिए। जी, मैंने हार्ट स्पेशलिस्ट में अपना DM किया है UN मेहता हार्ट इंस्टीट्यूट से, जो कि 1200 बेडेड हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, और ये एशिया का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल है जिसमें 1200 बेड है। और यहाँ पे हर तरह के क्रिटिकल केसेस जो हार्ट डिसीज़ से रिलेटेड रहते हैं, जो पूरे अहमदाबाद, पूरे गुजरात से रेफ़र होते हैं, फिर आजू बाजू के स्टेट जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ से भी बहुत सारी हार्ट के केसेस आते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं। ये सब हमने वहाँ पे ट्रीट किया है। और हार्ट के जैसे हमने 2D इको करते हैं, उसमें फिर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टीज, जो क्रिटिकल एंजियोप्लास्टीज है वो भी करते हैं। फिर जो इमरजेंसी हार्ट अटैक सर्जरी जो होती है, जिसको पामी बोलते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जिसमें कि हार्ट अटैक अगर आता है और तुरंत नली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से पंपिंग कम होने का डर रहता है, अगर हम उसको विदिन 6 आवर्स ही ट्रीट कर दे। वैसे तो विंडो पीरियड हमारा 90 मिनट का ही गिना जाता है, पर इंडिया में इतना पहुंचना मुश्किल है। अगर वो 90 मिनट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं तो हम उसका तुरंत एंजियोग्राफी करके जहाँ पे ब्लॉकेज है तुरंत स्टेंट डाल देते हैं। ये भी हम करते हैं। दूसरा कि पैर के नसों में अगर ब्लॉकेज हो तो हम उसको भी खोलने में सक्षम हैं। जो बहुत पेशेंट्स रहते हैं जो पैर से चलने के बाद में पैरों में दुखाव होना पड़ता है, जैसे ओल्ड एज बीड़ी पीने वाले जो लोग होते हैं, उनमें पैरों के नसों में भी ब्लॉकेज होता है, जिसको हम खोलने में सक्षम हैं। हृदय का या दिल का दौरा क्या होता है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? हृदय का दौरा देखिए, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से होता है। इसके कारण तो अधिक हैं, जिसके ओल्ड एज रिलेटेड नसों में फैट जमने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, उसकी वजह से ब्लॉकेजेस होती हैं। अभी ये दौर में तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस रिलेटेड हो गया, BP हो गया, डायबिटीज़ हो गया, खाने की चीज़ों में तेल का सेवन ज़्यादा हो गया, और जेनेटिक हो जाता है कभी कभी घर में माता पिता को होने के बाद में बच्चों को भी होने का रिस्क इसमें रहता है। हार्ट की नसें ब्लॉक होने का मोस्टली यही कारण रहता है, स्ट्रेस, BP, डायबिटीज़, स्मोकिंग, और की जो कि जेनेटिक हम बोलते हैं, माता पिता को अगर हार्ट के डिसीजेस तो उनमें बच्चों में भी होने का रिस्क रहता है। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ने पर अगर समय रहते अस्पताल ले जाया जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। ऐसे क्या प्रारंभिक लक्षण हैं
जिन्हें नज़रअंदाज ना करके हॉस्पिटल जाएं तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। अगर पेशेंट को कभी भी कोई भी आदमी हो जिसे छाती में दर्द हो और बिल्कुल असहनीय दर्द हो, पहले कभी ऐसा दर्द उसने अनुभव नहीं किया हो, साथ में पसीना आना, घबराहट होना, सांस फूलना, तो उस पेशेंट को तुरंत ही अस्पताल में जाना चाहिए। जितने जल्दी वो अस्पताल में पहुँचे उतने हम जल्दी, अगर हार्ट अटैक हो तो तुरंत उसको एंजियोग्राफी के लिए लेके तुरंत उसमें हम जो ब्लॉक नली है उसको खोल सकते हैं। इसमें जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। अगर वो इसको नज़रअंदाज करते हैं तो ब्लॉकेज बढ़ते जाएगा, पंपिंग कम होते जाएगी, हृदय का धबकारा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जान जाने का जोखिम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हार्ट अटैक जो भी चेस्ट पेन हो तुरंत हॉस्पिटल में प्रेजेंट हो जाए, क्योंकि 90 मिनट का हमारा एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हमको एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी खोलना, उसका सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। डॉक्टर साहब, आजकल कम उम्र में सबसे ज़्यादा हृदय की बीमारी प्रमुख रूप से देखी जा रही है। सबसे पहली इसमें क्या वजह है और हृदयघात की समस्या कम उम्र के लोगों में बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको रोकने के क्या? आजकल ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक बढ़ गया है, पहले भी हार्ट अटैक बहुत होते थे, पर पहले लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं था हार्ट के प्रति लेके। आजकल और थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। यंग लोगों में बढ़ने का कारण यही है कि पहले आजकल लोग जो व्यायाम होता है, कसरत होता है, रनिंग होता है, ये सब से दूर जाने लगे हैं। घरों में बैठ के अंदर मोबाइल में टाइम व्यतीत करना, उसके जगह लोगों को बाहर आना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। और खाने पीने की चीज़ों में बहुत, आजकल घर का खाना घर में कम खा के बाहर खाना ज़्यादा खाते हैं, जिसमें कि कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं। ऐसे तो तेल सभी, कोई भी प्रकार का तेल हो, तेल हानिकारक ही है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड उसमें रहता ही है, वो बढ़ना ही है। लेकिन जितना हम कम यूज़ कर सकें, जितना कम खाएंगे वो तेल का, उतना कम हमारे हार्ट को ब्लॉकेज होने के चांसेस उतने कम रहेंगे। इस साइलेंट अटैक ये मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें होता है, जिसमें शुगर हमें पता ही नहीं रहता। कोई बोलते हैं कि मुझे कोई तकलीफ़ ही नहीं है, कोई तकलीफ़ ही नहीं है, तो फिर ये कैसे हो गया? इसमें मोस्टली यही है कि आपको डायबिटीज़ का ध्यान रखना है। जो यंग पेशेंट्स हैं, जो 30 साल 30 साल के ऊपर हो गए, उनको साल में एक बार तो भी कोलेस्ट्रॉल की जांच कराना चाहिए, डायबिटीज़ की जांच कराना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ कब होगा आपको पता नहीं चलेगा। उसके लक्षण ये है कि आपको पेशाब लगना ज़्यादा, और पेशाब दिन भर जाना पड़ेगा, बहुत बार जाना पड़ेगा, भूख बहुत लगेगी। ये सब अगर होता है तो आपको डायबिटीज़ के लिए जाँच चलाना है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल ज़रूर देखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा रहता है तो उसको दवा लेके उसको कम कर सकते हैं। कम होने के बाद में आप खाने पे ध्यान रखें, एक्सरसाइज बराबर करें तो उसको मेंटेन कर सकते हैं। साइलेंट अटैक वाला कोई भी पेशेंट, अगर उसको छाती में बीच में कभी भी दुखाव होता है, रुक जाता है अपने आप, आराम करने के बाद रुक जाता है, तो उन्हें ज़रूर हॉस्पिटल में आके कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हम उसका ईसीजी देखें। ईसीजी में चेंजेस नहीं आते हैं तो इको देख लें। इको अगर ठीक रहता है तो उसको मशीन पे दौड़ा के देख लें। और अगर उसमें हम पहले ही पकड़ लेते हैं तो एंजियोग्राफी करके, अगर उसका हार्ट में ब्लॉकेज है तो उसको स्टेंट से हम क्लियर कर सके, जिसको कि एंजियोप्लास्टी कहते हैं। क्षेत्रपाल अस्पताल में आने वाले समय में कौन-कौन सी किस-किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी? अभी हमारे पास सब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, 2D को करते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट है हमारे पास, पेसमेकर, आईसीडी जो कि किसी के धबकारे अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जान का धोखा रहता है, उनको प्रोफाइलेक्टिक डिफिब्रिलेटर डालते हैं। जिनको हार्ट बहुत कमज़ोर हो गया है, जिसमें CRTD का एक सिंक्रोनाइजेशन थेरेपी रहता है, वो हम लगाते हैं। जिनको सांस फूलना, पंपिंग बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए ये मशीनें डालते हैं। साथ में हम पैरों के नसों का भी इलाज करते हैं। पैरों के नसों में ब्लॉकेज आता है तो उसको भी स्टेंट डाल के खोल सकते हैं, ताकि उसको चलने फिरने में कोई तकलीफ़ ना हो। हृदय का छेद हो, उसमें भी हम लोग डिवाइस डाल के, अगर छोटा छेद है तो उसको हम डिवाइस डाल के बंद कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अभी यहाँ पे हो रही हैं। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आपसे संपर्क करने और आपको दिखाने का समय क्या रहेगा? जी, मेरे दिखाने का समय 10 से 5 OPD बेसिस पे, बाकी 24/7 मैं हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ। कोई भी हार्ट का पेशेंट आता है तो मैं आके देख लेता हूँ उसे। बस 10 से 5 बाकी OPD पर परामर्श लेना है, आपको जांच करानी है। ये 10 से 5 सुविधाएं उपलब्ध हैं। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।